दुनिया में वॉर का एक और नया फ्रंट खुल चुका है। ईरान झुकेगा नहीं, वो कह रहा है। लेकिन आप सोचिए इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई और क्यों यह कहा जा रहा है कि यहां से यह ट्रिगर जो दब रहा है, यह ट्रिगर क्या एक वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकता है। आज खबर आती है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और इस बात को लेकर कयास पहले से थे। कयास इस बात को लेकर थे कि इजराइल ईरान से इस जंग की शुरुआत होगी और अमेरिका इसमें कूदेगा और ये एक बड़े सेना ऑपरेशन में तब्दील हो जाएगा, एक फुल टाइम वॉर भी हो सकती है। और ऐसा ही हुआ। इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, ईरान ने जवाबी हमला किया। अलग अलग जगहों पर अमेरिकी सैन्य बेस पर इस वक्त की बड़ी खबर है, बहरीन में अमेरिकी बेस पर भी ईरान ने अटैक किया है। लगातार हवाई सायरन बज रहे हैं जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हवाई हमला हो रहा है या होने वाला है। मिसाइलें आ रही हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पर जहां ये सायरन बजाया जा रहा है। ईरान ने एक साथ कई देशों पर हमला किया है उन देशों पर या उन जगहों पर, उन देशों में जहां पर अमेरिकी बेस है। बहरीन, जॉर्डन, यूएई पर ईरान के हमले हुए हैं। अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया है। ईरान की ओर से यह भी कहा गया है कि जो भी अमेरिकी सैन्य या फिर बेस को सपोर्ट करेंगे उन पर हम हमला करेंगे। ईरान झुकेगा नहीं, ईरान पलटवार करता रहेगा। और ये आप तस्वीरें देखिए, लगातार आसमान में फाइटर जेट्स उड़ान भरते हुए, मिसाइलों की आमद या फिर हवाई सायरन या फिर धुएं का गुबार। इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तेहरान की राजधानी में धमाके हुए और वहीं से शुरुआत हो गई भारतीय समय अनुसार आज सुबह सुबह इस जंग की। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सीन में आए। उन्होंने कहा कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू हुआ है, एक ऑपरेशन शुरू किया गया है। नेतन्याहू की ओर से भी यह कहा गया कि हम अपनी सुरक्षा की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इजराइल के हमले के बाद हड़कंप है, ईरान छोड़कर लोग भाग रहे हैं। यह भी ईरान में कहा गया है कि तेहरान छोड़ दे लो, कम से कम तेहरान यानी ईरान की राजधानी, उसको छोड़ दे लोग। लोगों में जबरदस्त तरीके से अफरा तफरी का माहौल है और सिर्फ तेहरान नहीं बल्कि ईरान भी छोड़ने की तैयारी में लोग हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तेहरान पर हमला हुआ और उसके बाद सड़कों पर किस तरीके से गाड़ियां शहर से दूर जाती हुई दिखाई दी। गाड़ियों की रफ्तार, यरूशलेम में भी लगातार सायरन बज रहे हैं। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला बोला, उसकी आशंका बीते कई महीनों से थी। अमेरिका इसकी तैयारी कर रखा था। करीब 30 से 40 हजार सैनिक ईरान की घेराबंदी कर रखे हैं चारों ओर से। जबरदस्त तरीके से सैन्य बंदोबस्त पुख्ता करने का काम अमेरिका पिछले काफी समय से कर रहा था और इसीलिए जो उसके बड़े वॉरशिप्स हैं उनको ईरान के नजदीक पहुंचा दिया गया। इसके क्या मायने होंगे भारत के लिए, क्या चुनौतियां, जियोपॉलिटिक्स या फिर विश्व ऑर्डर में इसको किस तरीके से देखा जाएगा, इसकी चर्चा आगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों को एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। एयर डिफेंस एक्टिव मोड में है, अलग अलग जगहों पर मिसाइलें हवा में, एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें इंटरसेप्ट कर रहे हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और आने वाले कुछ दिन, कम से कम जब ये एक नई जंग की शुरुआत हो गई है, एक नया युद्ध शुरू हो चुका है, तो आने वाले कुछ दिन काफी अहम होने वाले हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, बहरीन में यूएस बेस पर ईरान के हमले का नया वीडियो सामने आया है। तो आप ये देखिए, जब ईरान पर हमला हुआ तो ईरान ने पलटवार करना शुरू किया और चूंकि यह हमला अमेरिका की ओर से, उसकी सरपरस्ती में, तो अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट करना ईरान ने शुरू किया। ईरान में लगातार अमेरिकी फाइटर्स की तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर, अमेरिका, इजराइल और ईरान ने न सिर्फ बहरीन बल्कि दुबई पर भी मिसाइलें दागी है। कतर, बहरीन और यूएई में भी अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया है। हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त कमांडर वीके जेटली सर है, कमोडोर जीजे सिंह है और डॉक्टर पीके मिश्रा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत मैं करता हूं पीके मिश्रा सर आपसे। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, आने वाले कुछ दिन कितने अहम हैं, इसकी चर्चा आपसे। लेकिन अगर ट्रिगर इतना बड़ा है तो इसके रियल पिक्चर कितनी बड़ी होगी, आपका विश्लेषण क्या है सबसे पहले?
मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये जो शुरू हुआ सुबह, जब पहला अटैक शुरू हुआ इसराइल से, ये बिल्कुल पता था कि खोमेनी ने बड़ा सब्सिड बताए थे कि वो जरूर इसका बदला लेंगे, और उन्होंने अपना मिसाइल्स बकायदा तैयार करके रखे हैं। जिस तरीके से तेहरान में अटैक हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि बहरीन में जो यूएसए का 5वीं बेड़ा था, उसके ऊपर अटैक किया गया, मिसाइल दागा गया, और उसके बाद अबू धाबी में भी गिरा है, जिसमें पता लगा कि हमारा एक भारतीय लोग, एक भारतीय भी शायद वो शहीद हुए हैं। और हमारा दुबई के ऊपर हुआ है, अबू धाबी में हुआ था, अब वहां पर बहरीन में हुआ, जॉर्डन में हुआ, अब आप देखिए कतार में, सब जगह जहां पर अमेरिकन बेस थे, जो कि खुमैनी ने बड़ा क्लियर बताए थे कि हम अमेरिकन बेसेस जहां पर अब मिडिल ईस्ट में है, सबके ऊपर हम डेफिनेटली अटैक करेंगे, और उन्होंने अपना कार्रवाई शुरू किए हैं। और मिस्टर ट्रंप जो अभी स्टेटमेंट दिए थे थोड़ा देर पहले, उन्होंने क्लियरली बताया कि हमको, जब हम ऑफेंसिव है, जब हम अटैक करते हैं, कुछ हमारा कैजुअलिटी जरूर होगा, जो ऑफेंसिव नेचर जिसका होता है उसको थोड़ा कैजुअलिटी लेना पड़ता है, और वो कैजुअलिटी हम लेने के लिए सक्षम है, हम लेंगे, लेकिन हम ईरान को बिल्कुल तबाह कर देंगे और खुमैनी का राज्य जो है उसको खत्म करेंगे। वहां पर उन्होंने क्लियरली बताया है कि वहां पर ईरान के लोगों को ये टाइम है, आप लोगों को अपना राज्य के, अपना स्टेट के खिलाफ जाने के लिए यही टाइम है, आप बाहर निकलो। और उन्होंने ये भी बताया है कि ठीक है, जब तक हमारा बॉम्बिंग चल रहा है तेहरान में, आप अपने आप को सुरक्षित रखो। लेकिन आप देखिए जो अब इस टाइप का जो सिचुएशन है, जहां पर एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि हाइफा में जेराल्ड फोर्ड के पास भी मिसाइल गिरा हुआ है। आई रिपीट अगेन, हाइफा में जेराल्ड फोर्ड के पास भी मिसाइल हिट किया हुआ है। इट्स ए वेरी बिग न्यूज। और इसमें जो है दिखाया जाता है, ये जो लड़ाई है, ये वर्ल्ड वार 3 का शुरुआत हुआ है, और इसमें ऑलरेडी 8 कंट्री डायरेक्ट शामिल हो चुके हैं। यूएई ने तो बता दिया, बहरीन बताइए क्या हो रहा है। बहरीन ने बोला हमारे साथ धोखा किया गया है, और यूएई ने बताया है आप हमारे ऊपर अटैक किए, हम जरूर इसका बदला जरूर लेंगे डेफिनेटली, क्योंकि बाहर जो चीज अबू धाबी के ऊपर हुआ और दुबई के ऊपर हुआ, वहां अफरा तफरी बहुत मचा है, और सिविलियन टारगेट भी किया गया है अबू धाबी में, नॉट ओनली अमेरिकन बेसिस। तो ये जो है, इसका जो अभी जो है 8 कंट्री के बीच में ये नहीं रहेगा, ये जरूर इसका सीमित जो सीमा जो है बढ़ेगा। उसमें जो रशियन एंगल है जरूर आएगा। आप देखिए जितना मिसाइल अभी जा रहा है, क्योंकि चाइना और रशिया जो है इसके बीच में काफी मिसाइल्स ऑलरेडी ईरान को देकर रखे हुए हैं। ईरान अभी अकेला नहीं है, इसका जो इसराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं उसके साथ हुजी। आप सर मिसाइलों की बातचीत कर रहे हैं, आप मिसाइलों की बातचीत कर रहे हैं, यहीं से इस बात को लेकर मैं जेटली सर के पास जाता हूं। अगर ईरान का नाम डिफेंस रिलेटेड या फिर उसकी ताकत की जब भी बातचीत होती है, तो जो मिश्रा सर कह रहे थे, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी उसने डेवलप की है, और कम से कम 5 तो दुनिया को पता है कि कहां पर कितनी बड़ी मिसाइल है, कौन कौन सी मिसाइल है, कितना बड़ा मिसाइलों का भंडार है। और यही वजह कि यह कहा जा रहा है कि अभी देखिए ढंग से बहुत समय भी नहीं हुआ इसको शुरू हुए, और 400-500 मिसाइलें दाग दी गई हैं। तो इन मिसाइलों का खौफ सबसे ज्यादा, और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत। देखिए, ईरान के पास मिसाइलों का स्टॉक बहुत ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ऑब्वियसली इन मिसाइलों का नुकसान झेलना पड़ेगा यूएस को। जहां जहां पर उनके बेसिस हैं उनका नुकसान होगा। बट लेट मी टेल यू आल्सो कि यूएस के पास भी एंटी मिसाइल टेक्निक बड़ी जबरदस्त है। अगर उन्होंने 500 दागी हैं, अब मेरे पास तो पूरा डेटा नहीं है, बट मैं आपको बता सकता हूं कि 80% मिसाइल्स को रास्ते में ही तबाह कर दिया जाएगा। 80%, 20% डेफिनेटली पहुंच जाएंगी अपने टारगेट तक, निशाने तक पहुंचेंगी, और नुकसान तो होगा ही। और जब युद्ध शुरू हुआ है तो अमेरिका को मेंटली प्रिपेयर्ड है वो भी, कि ठीक है नुकसान तो झेलना पड़ेगा अगर ईरान को खत्म करना है, लेकिन अल्टीमेटली जो है ईरान को जो नुकसान होगा वो कई गुना ज्यादा होगा। इसके लिए ईरान भी तैयार है। मुझे लगता है कि ठीक है, अब जब आई पनी पड़े शुरुआत हो ही चुकी है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। बट मुझे लग रहा है ऐसा कि ईरान टोटली मटिया मेट हो जाएगा उसका, और हो सकता है थोड़े दिनों के बाद सीज फायर भी हो जाए, दैट इज आल्सो पॉसिबल। और फिर उसके बाद ट्रंप ये भी कहना शुरू करे, देखो हमने एक वॉर और रुकवा दी, ये भले ना कहें कि हमने ही वॉर शुरू करवाई,
लेकिन एक एक बातचीत जीजे सिंह कि ये सिर्फ खामेनेई की बातचीत है या फिर ये सिर्फ एटम बम की बातचीत है या फिर ये जो एनर्जी रिसोर्सेज की जो बातचीत होती है ये उसको लेकर जंग है? मेन इसका जो रीजन है वॉर का वो डबल एज्ड है। पहली बात तो ये है कि अमेरिका और इजराइल ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से भी ईरानियन जो हैं ये न्यूक्लियर पावर्ड हों, उनके पास न्यूक्लियर हो। वो क्यों? वो इसलिए कि पिछले 47 साल से जब वहां से ईरान के अंदर अतुल्ला का राज शुरू हुआ है, अतुल्ला खमोनी का, तब के ये अमेरिका को ये वार्निंग देते रहे हैं, कहते रहे हैं, धमकी देते रहे हैं कि डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल। इजराइल का तो ये जहां तक ये कहते हैं कि इनका नामो निशान जो है वो नक्शे से, दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। अब मुझे ये बताएं कि कोई भी देश ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं लेगा, जबकि दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी का जमाना है और वहां पे हर एक को रहने की इजाजत है। और ये इजराइल को एग्जिस्टेंशियल जो है वो थ्रेट करते हैं। तो इसको देखते हुए अगर इनके हाथ में अगर न्यूक्लियर बम आता है तो ये सबसे पहले इजराइल के ऊपर दागे। तो इसलिए सबसे पहला बड़ा एम जो है वो अमेरिका और इजराइल का यही है कि इन यहाँ पे एक रजीम चेंज लाई जाए, अतुल्ला को हटाया जाए वहां से, क्योंकि एक बहुत कट्टरपंथी इस्लाम को फॉलो करते हैं। और जिस तरीके से यहाँ प्रोटेस्टें हुई हैं रिसेंट टाइम्स में, हमने प्रोटेस्ट देखी हैं सिविलियंस की तरफ से, क्योंकि उनके ऊपर भी काफी जुर्म होता है। तो इस देखते हुए और टाइम को देखते हुए अमेरिका ने और इजराइल ने जॉइंटली कमर कसी है। और मैं ये भी साथ में आपको कह दूं कि ये जो ईरान है, ईरान ने भी पूरी कमर कसी और उसने अपने जो पहले ठिकाने थे, खास करके नतान्ज जहाँ पे वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है और इस्फान जहाँ पे भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, उनके रिएक्टर्स वगैरह बना रहे हैं, जहाँ एनरिचमेंट कर रहे हैं यूरेनियम की, उनके ऊपर भी इन्होंने काफी। ठीक है सर, मैं आता हूं। एक बड़ी खबर है जीजे सिंह, एक बड़ी खबर है, उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर जिनकी चर्चा हो रही है, खामेनेई के घर के पास हमला हुआ है, घर के पास हमला किया गया है। सुबह भी ये खबर आई थी कि पहला जो टारगेट था वो पहला टारगेट खामेनेई थे और दफ्तर के पास हमला हुआ था। और अब खबर आ रही है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर के पास से ये हमला किया गया है और लगातार हवाई सायरन की गूंज है, विध्वंस की तैयारी, और जिसका जिक्र हमारे पैनल पर भी हो रहा है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी है? तीसरा अगर विश्व युद्ध यहां से शुरू हो जाता है, कौन कौन से देश डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे? क्योंकि ईरान ने अलग अलग देशों में जो अमेरिकी बेस है उन पर अटैक किया है, उन देशों की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया। तो क्या वो देश एक्टिवली इस वॉर में इन्वॉल्व होंगे? क्योंकि कुछ सिविलियंस की भी कैजुअलिटी है, और अगर सिविलियंस की कैजुअलिटी होती है तो जाहिर सी बात है वो देश इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये उसके लोगों पर हमला हो जाएगा। तो क्या ये वाकई तीसरा विश्व युद्ध यहां से शुरू हो रहा है? इसकी चर्चा लगातार। लेकिन पीके मिश्रा सर, उससे पहले एक सवाल मेरा आपसे है, भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती रणनीतिक तौर पर अगर देखते हैं, पहली बात। दूसरी चुनौती अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज के हिसाब से देखते हैं, तीसरी चुनौती बिजनेस के हिसाब से देखते हैं, चाबहार पोर्ट पर हमारा कितना दाम है ये हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल। मैं देखे अगर हम देखेंगे डिफेंस के मुताबिक ये जो है बहुत बड़ी चुनौती है इंडिया के लिए। हमारा जितना रिलेशन है पैलेस्टाइन के साथ, उतना रिलेशन है इस्राइल के साथ, उतना ही रिलेशन है हमारा ईरान के साथ। हम चाबहार पोर्ट को हम छोड़ नहीं सकते। बेशक अभी फिलहाल ये बंद है, गवर्नमेंट शायद वहां पर इंटरफियर नहीं कर सकता है, लेकिन हमारा जो प्राइवेट पार्टी है, मैं कोई नाम लेना नहीं चाहता हूं, हमारा प्राइवेट पार्टी जो है ऑयल के लिए वो चाबहार पोर्ट में वो काम करेगा, जिसको कि ऑलरेडी यूएस को बता दिया गया है। और इसी के ऊपर हमारा, क्योंकि हम तेल का स्रोत रखना ही चाहते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर ये वार अभी 8 देश के साथ सीमित है, अगर ये छोटा वर्ल्ड वार 3 शुरू हो गया तो जो
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, नहीं मैं एक चीज मिश्रा सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूं सर, थोड़ा सा माफ करिएगा, इंटरप्ट कर रहा हूं। 8 देशों 7 देशों की बातचीत हो रही है, यूएस बेस्ड उन देशों में जहां पर है उन पर अटैक किया गया है। ये भी ईरान की ओर से कहा गया कि नहीं, हम देश पर नहीं, हम यूएस बेस पर हमला कर रहे हैं और जो यूएस आर्मी को सपोर्ट करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये ईरान की ओर से जो स्टैंड है, तो क्या इस बेसिस पर वो देश डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व होंगे ईरान के अगेंस्ट? बिल्कुल, ऑलरेडी यूएई बोल चुका है, यूएई हैज ऑलरेडी गिवन अ स्टेटमेंट, वी विल रिटेलिएट। आप हमारे ऊपर अटैक किए हैं और हमारा जो है वह बेशक अमेरिकन बेस पर हुआ है, लेकिन उनका सिविलियन कैजुअलिटी हुआ है, जिसके वजह से यूएई बड़ा क्लियरली बोला है कि हम इसका बदला लेंगे। ऑलरेडी गवर्नमेंट स्टेटमेंट ईरान यूएई का आ चुका है। सेकंड, मैं जोर्डान के बारे में बताना चाहता हूँ। जोर्डन हैज कैटेगोरिकली टोल्ड, जोर्डन का जो है वहां पर मिसाइल का जो अटैक हुआ है ईरान से, उसमें काफी वहां पर क्षति हुआ है और उसको जोर्डन लाइटली नहीं लेगा। जोर्डन डेफिनेटली इसमें जंप करेगा। नंबर 3 रहा कतार, दोहा में जब अटैक हुआ, क्योंकि कतार जो है डेफिनेटली वो नहीं चाहेगा कि इसके ऊपर जब अटैक हुआ वो कभी अकेला नहीं पटेगा। ये नहीं कि ऑयल इस्लामिक कंट्री और मुस्लिम कंट्री इकट्ठा होंगे, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं और ये जो है मिडिल ईस्ट में जो ये आग ऑलरेडी लग चुका है, ये आग बढ़ेगा, ये कभी अभी बुझेगा नहीं। तीसरा विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ है और क्लियरली मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा रोल जो है, हमारा डिफेंस रोल, हम इसमें जो है हम प्रो यहाँ पर है, प्रो इस्राइल है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सर मिश्रा सर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जीजे सिंह, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है और ये तस्वीर है खामेनेई के घर के कंपाउंड की, जहां पर यह हमला बताया जा रहा है। हालांकि खामेनेई वहां पर जो जानकारी है नहीं थे, उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। खामेनेई के घर के पास ये हमला, तो ये टारगेट तो बहुत क्लियर है कि खामेनेई को अब इजराइल और अमेरिका दोनों देखना नहीं चाहते। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनका घर के पास, घर के ऊपर अटैक हुआ है, उनका ऑफिस में भी अटैक हुआ है और आईआरसीजी के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हुआ है। अब नॉर्थ यहाँ पर तेहरान के नॉर्थ साइड में भी काफी अटैक अभी हुआ है 1 घंटा पहले, जिसमें कि आप देखेंगे जब ये मीनार के ऊपर जो अटैक हुआ उसमें 26 आदमी ऑलरेडी वहां पर मरे हैं, जो कि खबर आया हुआ है। जो आधा घंटा पहले अटैक हुआ था वो F-35 और F-16 में अटैक हुआ था, जो अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन एयरफोर्स ने भी अटैक किए थे। लेकिन इसमें अभी हमको देखना चाहिए, आप इंडिया का पॉलिसी के बारे में बता रहे थे, हमको सिर्फ अपना डिफेंस नहीं, हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा। बिकॉज इसमें जो है सबसे अच्छा है कि वर्ल्ड वॉर 3 बेशक चिंगारी लग रहा है, इंडिया को न्यूट्रल पॉलिसी जो हम अपनाए हैं उसको लेकर के हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली वार के साथ जड़ित होना नहीं चाहिए। यही मैं बता सकता हूं और शायद हमारे लीडर्स जो हैं इसके ऊपर जरूर तवज्जो देंगे। बेशक अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ था इसराइल को, तेल अवीव में, लेकिन उन्होंने पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट किए थे। मोदी जी का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट किए थे और इसराइल वहां पर स्पीकर ने उनको अवार्ड भी दिए थे, वो बात अलग है। लेकिन वो बिल्कुल जो है मिडिल पाथ लेके चल रहे हैं। ओमान जैसे, यू गो टू ओमान ना, अमेरिका के जितने बेसेस हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है, ईरान ने अटैक किया है। लेकिन मैं आपको अनऑफिशियल बताना चाहता हूं, जो कि मैं पर्सनली जानता हूं, अमेरिका का मैक्सिमम एयरक्राफ्ट ओमान में मौजूद है, जो कि मैं पर्सनली जानता हूं, आज भी है। लेकिन इसके ऊपर अटैक नहीं होगा। आई रिपीट, ईरान कभी ओमान के ऊपर अमेरिका का जो प्लेन्स रखा हुआ है उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। वो अलग बात है, ओमान का खाड़ी में बेशक कोई हुआ। लेकिन एक चीज है, जेराल्ड फोर्ड के पास अटैक हुआ है हाइफा का, ये मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है अमेरिका को और अमेरिका को। ठीक है, हाइफा तक अगर हमला हो रहा है जेटली सर, बिल्कुल हाइफा तक अगर ये अटैक हो रहा है, लेकिन एक जगह पर अवॉइड भी किया जा रहा है। हाँ, अब हाइफा के ऊपर जेटली सर आता हूं मिस्टर सर। अवॉइड ऐसा कर रहे हैं वो कुछ एरियाज को फॉर द टाइम भी, बिकॉज अभी वार जस्ट शुरू हुई है। थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा कुछ भी अवॉइड नहीं किया जाएगा, एक के बाद एक। जहां जहां पर यूएस के एसेट्स पड़ी हुई हैं, चाहे उनकी एयर एसेट्स हो, डिफेंस ग्राउंड एसेट्स हो या
मेरीन एसेट्स हों, उन सब के ऊपर हमला एक के बाद एक होने वाला है। ईरान ने पहले से ही मिसाइलें उनके ऊपर तान करके रखी हुई हैं, कुछ भी बचने वाला नहीं है, सबके ऊपर अटैक होने वाले हैं। तो सबके ऊपर अटैक होने वाले हैं जीजे सिंह। और ये तस्वीरें देखिए ईरान के हमले से किस तरीके से दुबई में पैनिक है, अलग अलग जगहों पर पैनिक के लोग इधर उधर भाग रहे हैं। लोगों को अचानक से नहीं लगा कि ये क्या हो गया, दूर तक धुएं का गुबार, अलग अलग देशों में ये अफरा तफरी। आप ये दुबई की तस्वीरें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। देखिए यहाँ पे जो अटैक हो रहे हैं यूएई के अंदर, बहरीन के ऊपर, और ये सभी कंट्रीज जो हैं ये ईरान के बिल्कुल साथ पड़ती है, इसलिए अटैक कर रहे हैं। दे हैव टू जस्ट फायर अक्रॉस द पर्शियन गल्फ। अगर नक्शा देखें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कतार आ जाता है, दुबई आ जाता है, फिर कतार आ जाता है, फिर आपका बहरीन और आगे कुवैत आ जाता है। तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि वो करेंगे अटैक, और इसका ये मतलब नहीं कि ये अमेरिका की और इजराइल के कैलकुलेशन में नहीं है, ये पूरा सब कुछ उनके कैलकुलेशन में है। उन्होंने पूरा अपना वहां पे ढाल, जिसे शील्ड कहते हैं, एयर डिफेंस पक्की से पक्की करके रखी होगी, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एज ए डिफेंस एनालिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जो अभी इजराइल ने अटैक किए हैं ईरान के ऊपर, वो उन जो कमर कसी, जो ढाल सख्त की थी, उसको नरम करने के लिए किए हैं। जैसे अभी आपके पहले डिफेंस एनालिस्ट जेटले साहब बता रहे थे, जो भारी बम्बार्डमेंट होती है वो अभी फॉलो करेगी, आएगी इसके बाद। अभी तो शुरुआत की है, उनको थोड़ा नरम करने के लिए ये इजराइल ने पहला ऑफेंसिव डाला है उसके ऊपर, ताकि जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। अगर उनके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो इट विल बी फॉलोड बाय हैवी बॉम्बिंग लाइक GBU-57। वो उनके जितने ठिकाने अड्डे हैं वहां पे इतने भारी बम्बार्डमेंट की जाएगी बाय अमेरिकन्स कि ये भूल जाएंगे ईरानियन, इनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक ये जो अमेरिका है, इजराइल है, दोनों मिलकर वहां पे कोई ना कोई चेंज ला देंगे। क्योंकि सबसे पहले अभी आप पूछ रहे थे, एक सवाल किया था आपने कि ये खोमेनी के घर के पास क्यों किया, ये क्लियरली शो करता है कि टारगेट वही था, इसलिए तो उसको पता नहीं कहां पे बचा दिया है। क्योंकि नहीं तो आप जीजे सिंह आप ये कहना चाह रहे हैं सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता भी सड़कों पर आएगी और यहां पर रिजीम चेंज हो जाए, ये एक मूवमेंट भी वहां से शुरू हो सकता है। क्योंकि खामेनेई दो बार टारगेट पर, IRGC के कमांडर, न्यूक्लियर कुछ साइंटिस्ट, उनको भी टारगेट किया गया है, मारा गया है। और जाहिर सी बात है इससे ईरान की जो सैन्य कमान है, जो इंस्टॉलेशन है, और जो उसकी इमेज, खामेनेई की सो-कॉल्ड जो एक इमेज वहां पर लोगों के बीच में है, वो इमेज भी खत्म होगी। तो एक अलग फ्रंट खुलेगा, वो लोगों का फ्रंट होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इस एनालिसिस बहुत ठीक है। उसको हेडलेस करेंगे ताकि वहां के जनरल्स, यहाँ की मेन तो जनरल्स हैं, उनका खमोनी है, उनका जो भी जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी या साइंटिस्ट है, उनको न्यूट्रलाइज करके उसके बाद मुझे ये पूरा भरोसा है कि अमेरिका और मोसाद, CIA और मोसाद ने पहले ही वहां पे अपने सिविलियंस को तैयार करके रखा होगा, जो अपना सिर उठाएंगे इनको और रजीम चेंज करने के लिए बोलेंगे। और पहले तो मैं समझता हूं कि उनकी कोशिश ये रहेगी कि अगर खोमेनी की कब्र वहीं बना दे, और इनके अंदर ये भी डर है कि कहीं खोमेनी को उठा के ना, जिंदा उठा के ना ले जाए। क्योंकि हम इजराइल के जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, हमने हमेशा देखा, इतिहास है, वो ऐसी बात करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जो दुनिया को। अच्छा, आपने ये उठाने की बातचीत की, एक बड़ी खबर आ रही है, उधर रुक करूंगा, लेकिन एक उससे पहले सर जीजे सिंह, आपने उठाने की बात कही है, जो वेनेजुएला को लेकर चर्चा चली है, फायर हो गई, तो पहले खबर बता ही देता हूं। ये बड़ी खबर है, इजरायली एयरफोर्स ने एक वीडियो जारी किया है, ऑपरेशन का वीडियो। ऑपरेशन है रोरिंग लायन। जो इजराइल का यह ऑपरेशन चल रखा है, उसका नाम ऑपरेशन रोरिंग लायन दिया गया है। इसका वीडियो जारी किया गया है। ईरान पर मिसाइल हमलों का ये वीडियो जारी किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, इजरायली एयरफोर्स के द्वारा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, और ये भी जानकारी है कि ये जो ऑपरेशन रोरिंग लायन नाम रखा गया है, ये संभवतः बेंजामिन नेतन्याहू की पर्सनल चॉइस थी इस नाम को लेकर। और क्यों ये नाम रखा गया, इसकी चर्चा बाद में, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए जो फर्स्ट इमेजेस आई हैं, इजरायली स्ट्राइक्स की मिसाइल लॉन्चर्स
ईरान में जो अटैक हुए हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, ये सैटेलाइट इमेजेस है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से ईरान में अटैक किया इजराइल ने। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लॉयन को इजराइल की राष्ट्रीय शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक मानता है इजराइल अपने यहां, और इसीलिए चूंकि नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि जो मिसाइलें हैं, जो मिसाइलों की रेंज है ईरान की, जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे कि 5 से ज्यादा अंडरग्राउंड सिटीज हैं जो मिसाइल सिटी के तौर पर डेवलप कर रखी हैं, उसमें 2000 किलोमीटर तक की रेंज या उससे भी ज्यादा रेंज है बैलिस्टिक मिसाइलों की, जो इजराइल ये मानता रहा है कि उसकी सुरक्षा के लिए ये खतरा है। और इसीलिए जो बातचीत चल रही थी अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें इजराइल की ओर से यह भी बात रखी जा रही थी कि ये मिसाइलों की रेंज घटाइए, ये 2000 किलोमीटर की अगर आप रेंज रखेंगे उससे हमको खतरा है, इसलिए ये रेंज भी घटाइए, उसको लाइए 1000 के नीचे। लेकिन ईरान ना तो न्यूक्लियर पावर छोड़ने को तैयार था, यानी वो चाह रहा था कि वो न्यूक्लियर पावर बने, उस कार्यक्रम को ना तो बंद करना चाहता था अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और ना तो वो इस बात के लिए तैयार था कि मिसाइलों की रेंज वो कम करेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर है अबू धाबी से, हिंदू मंदिर को बंद किया गया है। लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए फैसला लिया गया है, BAPS मंदिर को बंद किया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है और इसका असर अलग अलग जगहों पर जो सिविलियन इलाके हैं या फिर दूसरे जो संस्थान हैं, मंदिर हैं, उन तक देखने को मिल रहा है। और आप देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर है, और बड़ी खबर है हिंदू मंदिर को बंद किया गया है अबू धाबी में। अब मिश्रा सर आपके पास आता हूं, और सवाल यह है, एक तो जो ऑपरेशन का नाम रोरिंग लॉयन रखा है, यहूदी परंपरा में शेर का अपना एक अलग महत्व है, अपना स्थान है, और इसलिए संभवतः नाम रखा गया होगा। यह भी जानकारी है कि शायद बेंजामिन नेतन्याहू ने पर्सनली कहा कि यह नाम रखा जाए इस ऑपरेशन का। लेकिन कई सारी बातें थी जिन पर ईरान एक साथ मानने को तैयार नहीं था। ना तो वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने के लिए तैयार था, ना तो वो जो यूरेनियम संवर्धन है उससे बंद करने को तैयार था, और एक इजराइल की और बड़ी चिंता जिसकी चर्चा आप थोड़ी देर पहले करते, जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बना रखा है, उसके पास बड़ी संख्या में मिसाइलें ऐसी हैं जो 2000 या 2000 से ज्यादा जिनकी रेंज है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है। और एक इजराइल की शर्त यह भी थी कि यह रेंज भी कम करिए मिसाइलों की। बिल्कुल, क्योंकि इस्राइल जानता है अगर न्यूक्लियर पावर हो जाएगा ईरान, तो उसने पहला जो टारगेट होगा वो टेल अवीव होगा, ये तो सिद्ध था। दूसरा जो है मिसाइल जो उसने बनाया है, जो 2000 से ज्यादा किलोमीटर का उसका रेंज है, जो मिसाइल सिटी बना है, ये एग्जैक्टली इस्राइल को ध्वंस करने के लिए, इस्राइल को टारगेट करने के लिए इसको बनाया गया है। एंड इस्राइल इज द फर्स्ट टारगेट ऑफ ईरान। इस्राइल को ये भी पता है, नेतन्याहू को ये भी पता है, और वो चाहते हैं डेफिनेटली कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर कंट्री ना बने, और इनका जो मिसाइल है वो 300 या 400 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा रेंज उसका रहे। लेकिन खोमेनी जो है, ये दोनों चीज पे वो राजी नहीं हुए। आप देखिए, उन्होंने, उनके पास जितना यूरेनियम था, आप नतांस का देखिए, जब लास्ट हिट किया था अमेरिका और इस्राइल ने हिट किए थे, they could protect their uranium। उनको पहले पता था, और इस बार भी उन्हें पता है हिट होना है, जिसके वजह से वो उन्होंने ऑफ कोर्स उसको अभी शिफ्ट नहीं कर सके। नंबर 1, उन्होंने उसको शिफ्ट करना चाहते थे आइदर रशिया और वहां नॉर्थ कोरिया को, लेकिन मोसाद का जितने हमारे वहां पर तेहरान में हमारे इस्राइल के जितने मोसाद का एजेंट्स हैं, वो इंफॉर्मेशन देते रहे कि कौन सा रूट में रशिया को ये जा सकता है यूरेनियम सेफ जगह पर रखने के लिए, और वो जा नहीं सका। अभी तक वो तेहरान में मौजूद है, और ये पता है उनको अभी वो हिट डेफिनेटली करेंगे। इसके बाद जो अटैक होगा वो डेफिनेटली न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर। एक चीज मिश्रा सर, एक चीज आप बोलते रहिएगा, मैं क्या दो चीजों को एक साथ कनेक्ट कर सकता हूं। और क्योंकि पिछले साल भी एक जो छोटा सा ही सही ऑपरेशन था जून 2025 में, उस ऑपरेशन का नाम इजराइल ने रखा था राइजिंग लॉयन, यानी उठता हुआ शेर। और अब यहां पर रोरिंग लॉयन यानी दहाड़ता हुआ शेर, जो शेर पिछली बार उठा था वो शेर अब उठकर दहाड़ रहा है। क्या कनेक्ट कर रहे इसे? ये अलग है। आप देखिए उसका वर्ड का मीनिंग देखिए, इसका वर्ड का मीनिंग देखिए। रोरिंग लायन
अब जो है इसका जो स्ट्रेंथ है, इसका जो पेनिट्रेशन पावर होगा, इसका जो विध्वंस करने का पावर होगा, ये बहुत बढ़ के होगा, जो कि इस्राइल करने जा रहा है और करके छोड़ेंगे, क्योंकि इन और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अभी वार तो शुरू हो चुका है। नाउ इस्राइल का काफी एक्सेस है, उनको काफी एक्सेस है, उसको हुती को देखना पड़ेगा, उसको लेबानन में हिजबुल्लाह को देखना पड़ेगा, उसको हमास को देखना पड़ेगा, उसको वो इराक से भी देखना पड़ेगा, सभी जगह से उसके ऊपर अटैक हो रहा है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अभी अटैक कर रहे हैं, अभी पर्टिकुलरली 1 घंटे पहले जो नॉर्थ तेहरान के ऊपर अटैक हुआ, बहुत हेवी अटैक किया हुआ इस्राइल ने विथ F-16 एंड F-35, और मैं क्लियरली बता दूं, खोमैनी का घर के पास जो भी हिट हुआ है, इट वाज बाय द मिसाइल ऑफ इस्राइल ओनली। अब आप देखिए जो अभी जो इस्राइल जो चाहता है करने के लिए, ये डेफिनेटली मैं जब तक 24 घंटे में जो है ये सिचुएशन और बढ़ेगा। और अभी अगर हमने 2 घंटे या 2.5 घंटा पहले जब मिस्टर ट्रम्प जो स्टेटमेंट दिए, उनको गौर करके सुनिए उन्होंने क्या बताए। हम उनके साथ काफी बातचीत के लिए तैयार थे, लेकिन वो सहमत नहीं हुए। हम कभी भी ईरान को न्यूक्लियर पावर होने के लिए हम नहीं करेंगे, और हम ईरान को तबाह कर देंगे, और ये तबाह करने जा रहे हैं। और आई एम वेरी श्योर ये जो दोनों शक्ति इकट्ठे हुए हैं, ये कीव के ऊपर जैसे रसिया कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, उन्होंने बिल्कुल नहीं तो एक छोटी सी बात फिर मैं जेटली सर का रुक करूंगा। मिश्रा सर, राइजिंग लायन से रोरिंग लायन, उठते हुए शेर से दहाड़ता हुआ शेर, ये शेर दहाड़ रहा है, तो अगला स्टेप क्या? मैं लाइटर नोट पर पूछना चाहता हूं कि ये फाइनल जो नाम हो जाएगा, कहीं कोई शिकारी शेर या कुछ इस तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट पर जो खामेनेई है, तो ये फिर आगे एक स्टेप और होगा या यहीं से द एंड होगा? नहीं, राइजिंग सन था, राइजिंग सन के बाद आप देखिए दोपहर में तो पूरा ऊपर उठ गया थे, सन उठा था। तो अभी जो है रोरिंग लायन अभी रोर करके जा रहा है, उसके बाद वो खाने के लिए इच्छुक होगा। क्या खाएगा वो? अब उसका टारगेट जो है उन्होंने ऑलरेडी हिसाब करके रखे कि टारगेट क्या होगा। अब वो अटैक ऑफ रोरिंग लायन अब यही होगा। आप देखिए जो होने वाला है अभी 2 दिन में, 48 घंटा आपने देखिए क्या हालत होगा तेहरान पे और चारों तरफ। ठीक है सर, ठीक है। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है, ईरान की सेना का बहुत बड़ा बयान। ईरान की सेना का बहुत बड़ा बयान, दुश्मन के खात्मे तक रुकेंगे नहीं, जहां से यूएस हमला करेगा वहां जवाब देंगे। यानी जिस भी मुल्क में अगर किसी भी यूएस बेस से जवाब देता है या फिर अपने किसी दूसरे ठिकाने से जवाब देता है, वही ठिकाना टारगेट पर होगा। इजराइल अमेरिका को पूरी ताकत से जवाब देंगे। ये ईरान की सेना का एक बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, इजराइल ईरान में जंग बढ़ता हुआ, ये अलग अलग मुल्क की सरहदों तक पहुंचता हुआ। आप ये देखिए किस तरीके से दुबई में पैनिक मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे, किसी को समझ में नहीं आया। लोग सड़कों पर थे, कुछ लोग परिवार के साथ थे, कुछ लोग गाड़ियों से जा रहे थे। अचानक से वहां पर अफरा तफरी मची, क्योंकि धमाके की आवाज उन्होंने सुनी है। अब जेटली सर, जहां से हमला वहीं से जवाब ईरान को भी लग रहा था। जब पूरी दुनिया ये मान रही थी कि अमेरिका एक लंबे समय से तैयारी कर रहा है और करीब 30 से 40 हजार सैनिक अगर ईरान की घेराबंदी करके अगर बैठे हुए हैं इस समय में अलग अलग जगहों से, तो जाहिर सी बात है ईरान को अंदेशा तो था, तो उसने भी अपनी तैयारी की होगी। और इसीलिए शायद वो कह रहा है कि जिस ठिकाने से हमला आएगा उस ठिकाने को हम खत्म करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां से हमला आएगा हम उसी की तरफ हमला करेंगे। ईरान तैयार है उन सभी टारगेट के ऊपर हमला करने के लिए जहां से अभी तक हमला नहीं भी हुआ हो, वहां पर भी हमला होगा, ऐसा मेरा पूरा मानना है। और थोड़ी देर पहले आप रोरिंग लाइन और फ्लाइंग लाइन के बारे में बोल रहे थे। मेरे विचार से जो नाम होते हैं, ये जस्ट हर ऑपरेशन को एक नाम दिया जाता है। तो पिछली बार उन्होंने फ्लाइंग लाइन दे दिया था, इस बार सोचा होगा क्या नाम दिए, चलो सोचते सोचते लाइन के साथ एक रोरिंग अच्छा शब्द लगता है तो दे दिया जाए। तो इनका मीनिंग, शब्दशः मीनिंग लगा करके उससे ये किया था और इस बार ये करेंगे, मेरे विचार से ऐसा कुछ नहीं है। सो थोड़ा बहुत जो भी बातचीत करते होंगे उसके हिसाब से नाम दे देते हैं, बाकी हर ऑपरेशन को नाम दिया जाता है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चूंकि इस बार रोरिंग लाइन है तो इस बार अगली बार क्या नाम होगा, इट टोटली डिपेंड्स। वन शुड नॉट ट्राई टू टेक आउट टू मच ऑफ मीनिंग आउट ऑफ दीज नेम्स मेरे ख्याल से। बाकी जो आपने पूछा, तो ईरान इज नॉट गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट कि जहां से हमला आ रहा है वहीं पर ही हमला करेंगे।
जो जो टारगेट उन्होंने ऑलरेडी निश्चित किए हुए हैं, मिसाइलों की डायरेक्शन की हुई है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ेगा, अभी गर्मा गर्मी और बढ़ने वाली है, काफी सारे निशाने के ऊपर जो पड़े हुए हैं ऑलरेडी यूएस के सेट्स, उनके ऊपर मिसाइल दागी जाएंगी विद इन अगले 24 आवर्स के अंदर, आप देखिएगा। ठीक है सर, मैं नाम में नहीं पढ़ रहा हूं, मेरे दिमाग में आ गया था, और चूंकि जब राइजिंग लॉयन नाम रखा गया था सर, तो उस समय भी ये कहा गया था और ये खबरें बहुत पुष्ट तौर पर आई थी कि तभी नेतन्याहू ने इसे बाइबल की आयत से लिया था, और वो आयत 23, 24 कुछ ऐसे थी, मुझे नहीं पढ़ा, जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था वो कहीं नोटेड था, उतनी देर में मैंने देखकर बता दिया, तो मैंने बस कनेक्ट किया था, और इसीलिए मैंने मिश्रा सर से पूछा भी था कि क्या मैं इन दोनों को कनेक्ट कर सकता हूं क्या। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, कतर के दोहा में जोरदार धमाका। कतर के दोहा में जोरदार धमाका इस वक्त की बड़ी खबर, और पिछली बार भी जब ये पूरा सीक्वेंस चल रहा था, कतर तक इसकी धमाके की आवाज थी, और उस समय भी ये मामला बहुत आगे बढ़ गया था। अब ये देखिए, कतर के दोहा में जोरदार धमाका है इस वक्त की बड़ी खबर। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप ये देखिए किस तरीके से सड़क के बीचों बीच ये धमाका हुआ है। ये गाड़ी, कुछ गाड़ियां जलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये क्या कुछ मिसाइल अटैक था, कैसे वहां पर ये धमाका था, कुछ गाड़ियां इसकी जद में आई हैं, गाड़ियों की आवाज, वहां पर अफरा तफरी का माहौल, लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर सड़कों पर मौजूद हैं, इमारतों से बाहर निकल आए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए इस वक्त की, ये सबसे बड़ी तस्वीर है कतर के दोहा से। और फिर सवाल ये भी है कि ये कोई इंस्टॉलेशन है, सामान्य सड़क या ट्रैफिक। हालांकि लग रहा है कि किसी कंपाउंड जैसी ये कोई जगह लग रही है, जहां पर गाड़ियां एक किनारे से हैं और वहां पर ये धमाका हुआ है। क्या एग्जैक्टली टारगेट था, पूरी जानकारी का इंतजार हमें जरूर है अब, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने शुरू तो कर दिया, इसे खत्म करने कौन आएगा। तो जीजे सिंह, हर बार तो ट्रंप कहते हैं कि मैंने युद्ध खत्म करवाया, ये युद्ध तो शुरू ही उन्होंने किया, तो क्या खत्म भी वही करेंगे? ये तो बड़ा आप ट्रिकी सवाल पूछ रहे हैं। वो तो चाहवान है, चाहते हैं कि उनको पीस प्राइज मिले। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लड़ाई इन्होंने शुरू की है वो यही खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट रहेगी वो सिर्फ एरियल वॉरफेयर या मिसाइल या जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रहेगी, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। जो उनके बूट्स ऑन ग्राउंड जिसे हम कहते हैं, जो मतलब कि सेना होती है, स्थल सेना होती है, थल सेना नहीं इन्वॉल्व करेंगे। ये ज्यादातर जो करते हैं सिर्फ अपनी एरियल पावर की शक्ति के साथ करते हैं। इसीलिए ये अपने दो कैरियर ग्रुप्स जिसे हम कहते हैं स्ट्राइक ग्रुप्स लेके आए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जो एक जिराड क्या नाम है उसका, फोर्ट, उन्होंने मेडिटेरियन सी के अंदर रखा है, जिससे अभी बात चल रही थी कि हाइफा के पास हो सकता है, जो मेडिटेरियन सी में होगा। दूसरा अब्राहम लिंकन जो है वो नॉर्दर्न अरेबियन सी के अंदर है। वो इसलिए वहां पे रखा है क्योंकि साथ में बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पड़ती है, जो मैं कई बार क्रॉस कर चुका हूँ अपने नेवल कैरियर में, और ये एक तंग रास्ता है। यहाँ पे ये जो ईरानियंस है इनकी पकड़ ज्यादा है, क्योंकि ये ईरानी जो मिसाइल पावर है या इनकी गन पावर है उसके रेंज में आता है। मगर एट द सेम टाइम ये जो अमेरिकन हैं, इजरायलीज हैं, खास करके अमेरिकन इस बात को समझते हैं, और ये इसका यहाँ पे जो ताकत है इसकी, जहाँ पे इसने मिसाइल की जगह पे मिसाइलें तो हैं, मगर इसने अंडर वाटर जो हमारी होती है ना सुरंगें बता देते हैं, वो इन्होंने बिछा रखी हैं। तो वहां के जो पकड़ है उसको तोड़ेंगे ये, ताजो जो इसके फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, जहां से गुजरना है, जो धमकी देते हैं ये ईरानियंस, उसको खत्म किया जाए, ताजो जो ऑयल फ्लो है दुनिया का, एनर्जी वहां से निकलती है कुवैत से, कतार से और दुबई से, अबू धाबी वगैरह आगे जितने देश हैं, और उनकी जो एनर्जी, जो उनकी सप्लाई लाइंस हैं वो जिंदा रहे, इसके लिए ये पूरी कोशिश करेंगे। ये जो कैरियर ग्रुप यहाँ लेके आए हैं, इसका मेन मकसद ही ये है कि ये जो ईरानियन की नेवल पावर है उसको नस्तानाबूद कर दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैं पहले कह रहा था
कि ये ठीक है जो सर। पहला जीतेश सिंह, मैं रोकता हूं, एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय भी करवाऊंगा, लेकिन पहले बड़ी खबर है, ईरान के गर्ल्स हॉस्टल में भी बड़ा हमला हुआ है। करीब 36 छात्राओं के मौत की खबर आ रही है। ईरानी मीडिया ने इस बात का दावा किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, अफरा तफरी, वहां पर देखिए चीख पुकार, आप वहां पर देखिए किस तरीके से ये बिल्डिंग धराशायी हो गई। बताया जा रहा है कि ईरान का एक गर्ल्स हॉस्टल है और यहां पर अटैक या फिर मिसाइल यहां पर आकर गिरी और आप ये देखिए कैसे वहां पर चीख पुकार मची है। और ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि वहां पर 36 छात्राओं के मौत की खबर है। तो सिर्फ साहब मिलिट्री इंस्टॉलेशन टारगेट पर नहीं है जो लग रहा है फिलहाल। और अगर ये दावा है तो आप ये देखिए किस तरीके से ये गर्ल्स हॉस्टल बताया जा रहा है, उसका कंपाउंड है, वहां पर लोगों की भीड़ है, लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग खुद से मलबा हटा रहे हैं, कुछ लोग वहां पर तलाश रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी तस्वीर है ईरान से। ईरान के गर्ल्स हॉस्टल पर आप ये देखिए ये हमला, और करीब करीब आधी ये इमारत जो थी, जो 2 या 3 मंजिला इमारत लग रही है तस्वीरों के जरिए, वो आधे से ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है। 36 छात्राओं के मौत की खबर आ रही है। तो ये जंग कहां जाकर रुकेगी अगर शुरुआत के कुछ घंटों में इसकी इंटेंसिटी इस तरीके से अगर बढ़ रही है? क्या ये पूरी तरीके से एक क्षेत्रीय युद्ध या फिर वर्ल्ड वॉर क्या है, ये अगले कुछ घंटे तय कर देंगे। लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेनी बेनियामिन, जो कि फॉर्मर आईडीएफ सोल्जर हैं इजराइल के। क्या आपके पास जानकारी है सर, और कहां तक इसको लेकर जाना चाहते हैं इजराइल और ईरान? आप मेरे को ये प्रश्न पूछ रहे हैं बिकॉज आपको नहीं मालूम क्या के लिए हम लोग ये लड़ रहे हैं। वो ईरानियन पहली बात मीन्स ईरानियन पब्लिक को फ्री करने के लिए। दे आर सफरिंग मोर देन 47 years. The world is looking at everything, and it is happening for so many years that they are doing terrorism. जो फोक्सीज है उन लोग के, यमन के, इराक के, हिजबुल्ला, हमास, ये सब उनके फोक्सी है। और ये सब तमाशा बना रहे मिडिल ईस्ट के। और उनके साथ निगोशिएशन भी कर रहे थे। 2 महीने के ऊपर हम लोग अलर्ट में हैं और अभी तक कुछ निकालने लगा। तो थर्सडे को लास्ट उन लोग का वार्निंग था और वो नहीं हो गया। अभी ईरान और अमेरिका और इजराइल बोल रहे हैं क्या वी विल फिनिश द मैटर विद द गवर्नमेंट ऑफ ईरान। द पब्लिक मस्ट डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। एज अपने दूसरे दोस्त बोले क्या उधर दे आर नॉट हैविंग ट्रूप्स फ्रॉम अमेरिका और फ्रॉम इजराइल ऑन ग्राउंड। दैट इज श्योर, बिकॉज वी वांट दैट जो कुछ हो रहा है वो उधर ही खत्म होएगा पब्लिक के साथ। पब्लिक करेगी, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग खाली वी आर जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड the public to be killed by the regime of Iran. जी ठीक है, एक और बड़ी खबर आ रही है तेहरान के खोमीन से, जहां पर अमेरिका के हमले हुए हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को वहां पर टारगेट किया गया है। जाहिर सी बात है, अगर ईरान को घुटनों पर लाना है, खमेनी को घुटनों पर लाना है, तो जो उसकी सबसे बड़ी ताकत फिलहाल है वो ताकत है उसका मिसाइलों का भंडार, उसकी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी और जो उसके लॉन्चर से। जाहिर सी बात है, इसीलिए सबसे पहले उन्हें टारगेट किया जा रहा है ताकि उसकी ताकत को कम किया जा सके, कमजोर बनाया जा सके। और फिर जिसका जिक्र बेनी साहब कर रहे हैं कि ईरान के लोग भी स्वतंत्रता चाहते हैं, तो उसका एक रास्ता प्रशस्त हो सके, मार्ग प्रशस्त हो सके। ये बातचीत, और ट्रंप ने भी अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि वो ईरान के लोगों की स्वतंत्रता चाहते हैं। लेकिन मेरी साहब एक सवाल और आपसे, फिर मैं बाकी मेहमानों की ओर रुख करूंगा। ईरान की ओर से एक स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट ये कहा गया है कि जिन जिन देशों में या फिर कहीं कहीं जगहों से जितने अमेरिकी इंस्टॉलेशंस हैं, जहां से हमला होगा वहीं से हम जवाब देंगे। तो तैयारी क्या है, क्योंकि ये अलग अलग 7-8 देशों तक ये मामला फैल चुका है फिलहाल। अभी थोड़ी देर के बाद पहले सऊदी ने बोला क्या आवर आर्म्स एंड आवर मिलिट्री विल बी ओपन फॉर फाइट विद ईरान। तो ये जो कर रहे हैं उन लोग बॉम्बिंग कर रहे हैं, जिसको सऊदी को, नहीं तो कतार को, नहीं तो अपने एमिरेट्स को, ऐसे बॉम्बिंग कर रहे हैं। उनको एक एक करके उन लोग भी हम लोग के साथ लग के उन लोग को मारेंगे। तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन इज दे वर सपोज टू सिट एंड नेगोशिएट। अभी इट इज वेरी लेट, आई थिंक सो, बिकॉज जिसको मारेंगे वो शामिल होगा वॉर में, एंड दैट इज वेरी बैड फॉर ईरान ऑल्सो। अब मिश्रा सर, ईरान के लिए ये बुरा होगा और ये बुरा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है,
लेकिन मैं फिर, चूंकि डेली इस समय हम राष्ट्रवाद की बातचीत करते हैं, तो थोड़ी सी भारत के हिसाब से बातचीत कर लेते हैं। मेरा पहला सवाल इस मसले में, इजराइल में करीब 18,000, ईरान में करीब 4,000 के आसपास भारतीय जो है वो काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, और पूरे मिडिल ईस्ट को अगर ले ले तो ये संख्या बहुत ज्यादा है, 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास का है जो एक रफ आंकड़ा आपको मिलेगा। तो एक भारत का कंसर्न ये भी है और इसको लेकर लगातार एडवाइजरी जारी भी की जा रही है ताकि वो भारतीय अपने अपने जगहों पर सुरक्षित रहे, सुनिश्चित रहे। बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि अभी तेहरान से भी काफी इंडियंस जो थे अभी बता रहे थे देवराज की कि हमें यहाँ से ले लिया जाए। ऑलरेडी तेहरान से भारतीय लोगों को निकालने के लिए 1 महीने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता के रखा हुआ है। अब जो है सिचुएशन, अब देखिए अपने जो दोहा में हुआ, अबू धाबी में हुआ और दोहा में हुआ, अब जो है दुबई में जो हुआ, वहां पर इंडियंस भरे पड़े हैं। अब अगर ये लड़ाई वहां पर भी अच्छी तरह हो, और वो ऑलरेडी सऊदी अरबिया ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वो ज्वाइन करेंगे लड़ाई में। जोर्डन, आप देखेंगे जोर्डन में इतने ज्यादा भारतीय नहीं है जितना अबू धाबी में है और दुबई में है। अगर अबू धाबी और दुबई में इस तरीके का वार शुरू होगा तो अब सऊदी अरेबिया ऑलरेडी ज्वाइन कर रहा है, तो इसमें जो है हमको वहां का भारतीयों को अभी तो बताना पड़ेगा कि वो घर में रहे और सुरक्षित रहे, बाहर को न जाए। लेकिन हम जैसे यूक्रेन से, कीव से हमने अपने इंडियंस को लाए थे, पोलैंड और रोमानिया के रास्ते से लाए थे, उस मुताबिक हमको कोशिश करना पड़ेगा। और डेफिनेटली इंडिया इज ए बिग कंट्री एंड वी आर कैपेबल एनफ टू ब्रिंग बैक ऑल आवर इंडियंस फ्रॉम Doha and from Qatar, Abu Dhabi and also from Dubai। लेकिन ये चीज होता है, देखिए अब ये 36 घंटे 48 घंटा कैसे जाता है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, अभी जो है तेहरान, इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, हम तेहरान से कोई भी प्लेन से हम इंडियंस को नहीं ला सकते, ये समय नहीं रहा। बेशक मैंने अभी सुना है 5 और 6 इंडियंस जो है वो टीवी में आए थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे हमको बचा लिया जाए। 1 महीने कहाँ थे उन्होंने, क्यों नहीं तेहरान छोड़े? उन्होंने, उनको बताया गया था पूरे इंडियंस को कि आप तेहरान छोड़ दीजिए। ऐसा जो लोग रहते हैं उनको फेस करना देना चाहिए। हाँ, जो अबू धाबी और वहां पर है, दुबई में है, उनके बात में समझता हूँ। यूक्रेन में जो हुआ उस टाइप का हम उनको लेके आ सकते हैं। लेकिन मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ये जो वार को हम अभी 48 घंटा बिल्कुल भारत को देखना चाहिए कि किस तरीके से जा रहा है ये, और उसके मुताबिक हमको एक्शन लेना ही पड़ेगा। और वी आर कैपेबल एनफ, इंडिया इज कैपेबल एनफ टू ब्रिंग बैक ऑल द इंडियंस। और ये छोटा ठीक है सर, ये तो बात हो गई इंडियंस के बारे में जो लोग मिडिल ईस्ट में और खासतौर पर इजराइल और ईरान में हैं। लेकिन जीजे सिंह, अगर जो अगली चिंता हो जाती है वो चिंता हो जाती है हमारी ऊर्जा जरूरतें, और जिसकी चर्चा शुरुआत में आपने भी की, जेटली सर भी कर रहे थे, और वो चिंता ये हो जाती है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाता है तो हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे। चाबहार की भी चर्चा आ रही थी, सेंट्रल एशिया की जो कनेक्टिविटी है वो भी प्रभावित होगी इससे, अगर ये जंग लंबी चलती है तो। हाँ जी, बिल्कुल प्रभावित तो होगी, मगर मैं जैसे पहले कह रहा था कि ये चीजें जो है सब कैलकुलेशन में ली जाती हैं जब भी कोई इतना बड़ा अटैक, अमेरिका एक सुपर पावर है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और जब भी वो कोई एक्शन लेता है इन चीजों को पहले कैलकुलेशन में लेके चलता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि हमारी जो एनर्जी फ्लो है आउट ऑफ गल्फ रीजन, स्पेशली पर्शियन गल्फ से, वो इफेक्ट तो होगी, मगर अमेरिकन की ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको फ्री रखा जाए, उसकी नेविगेशन जो है वहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जिसे हम कहते हैं वो बरकरार रहे। क्योंकि जो ईरानियंस हैं बहुत शातिर दिमाग के हैं, ये जरूर कोई ना कोई वहां पे अड़चन डालेंगे, करेंगे, और उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं पूरी तरह सहमत हूँ जो लोग ये ख्याल रखते हैं कि ये एक टेरर स्टेट है, इन्होंने पाल रखे हैं हूतीज, हिजबुल्लाह एंड हमास, इन्हीं के पाले हुए, वेपनाइज किए, ट्रेंड किए, इनको फंड करते हैं, इनको इंटेलिजेंस शेयरिंग देते हैं। और इजराइल का जो मामला था, शुरुआत जो की थी ये हमास ने, वो हमें 7 अक्टूबर कभी नहीं भूलना चाहिए जब 1200 लोगों को वहां कत्ल करके और उठा के ले गए थे। तो क्या
मैं कहता हूं, जैसे आपने पहले मुझे पूछा कि खत्म कौन करेंगे, अगर हमास ने और इसके पीछे ईरान ने जो वॉर शुरू की थी, तो अभी इस्राइल अपने दम के ऊपर जब चाहेगा तब बंद करेगा, और ये बंद अभी होगी जब इसका पूरा तहस नहस अमेरिका और लेकिन इस बंद होने का जेटली सर एक टारगेट तो है, वो टारगेट इस बार क्लियर किया गया है। आता हूं सर बेनी सर इसके बाद। और वो टारगेट तो इस बार क्लियर किया गया है, और वो टारगेट है सत्ता परिवर्तन। वो टारगेट है, ये खामनेई जब तक रहेंगे, ये ईरान के लोगों के भी खिलाफ है, ईरान के लोग भी ये चाहते हैं, तो इस बार तो ये टारगेट बड़ा क्लियर है। देखिए, ईरान एक सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है इस समय, क्योंकि उनके अंदर अंदरूनी काफी कलह मची हुई है, तो वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी उनके काफी अगेंस्ट हो चुकी है, तो उनको यूज किया जाएगा तख्ता पलट करने के लिए। तो दैट इज गोइंग टू हैपन सूनर और लेटर। और दूसरा भी जो बात हो रही थी कि हिंदुस्तानियों को क्या वहां से हम निकाल सकते हैं यूएई से, मेरे अनुसार जो हिंदुस्तानी यूएई में रह रहा है उनको नहीं निकाला जा सकता। उनकी संख्या 40 लाख से ऊपर है। जो लोग दुबई में और अबू धाबी में रहते हैं, 40 लाख की संख्या को हिंदुस्तान में लाना इतना आसान काम नहीं है। सर, वो तो एक हमने नंबरिंग दी थी, जो मिश्रा सर चर्चा कर रहे थे, वो ईरान तेहरान की संभवतः चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोग अभी भी वहां रुके रह गए थे, और वो जाकर कहे कि अब बचा लो, तो भाई इतने समय तक कहा जा रहा था, वो उन लोगों की चर्चा कर रहे थे। दुबई या फिर यूएई, इन जगहों पर क्या लोगों को निकालने की जरूरत पड़ेगी? क्या वहां पर संघर्ष इतना बड़ा हो जाएगा? ये शायद अभी ऐसी परिस्थितियां तुरंत तो बनती नहीं दिख रही हैं। नहीं कर पाएंगे। और तेहरान से उन लोगों को आ जाना चाहिए था जब उनको विंडो दिया गया था। बिल्कुल ठीक बोला हमारे एनालिस्ट साहब ने कि उस समय क्यों नहीं आए वो लोग, उस समय क्यों बैठे वहां पर, क्या मिल रहा था उनको, उस समय आना चाहिए था। तो ये उनकी गलती है। और मेरे विचार से जहां तक दुबई और अबू धाबी का सवाल है, वहां से सभी हिंदुस्तानियों को निकालना ऑलमोस्ट लुक्स वेरी 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 डिफिकल्ट। ठीक है, बेनी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, इशारा कर रहे थे। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वन थिंग आई कैन टेल अबाउट इजराइल। आपने जो इंडियन भाई लोग इधर है, हमारे इधर काम करते हैं, फ्रॉम द वर्कर, स्मॉल वर्कर टू द बिगेस्ट टेक्नीशियन और व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, दे आर ऑल सेफ। They are safe like us. We are taking care exactly how we take care of ourselves. So हिंदुस्तानी जिसको भी पूछेंगे आप इसको इजराइल से वापस जाना है, बोले कि नहीं। लास्ट टाइम भी एविक्यूएशन किया, जब राजदूत ने मेरे को ऑर्डर दिया कि भाई बेनी उनको निकाल एयरपोर्ट अपने बॉर्डर्स पर लेके आओ। इजिप्ट बॉर्डर ओपन थी और अपने जॉर्डन बॉर्डर ओपन थी। 99% they have not come because they were knowing that they are sure they in shelters, everything, they were all okay. But still we did a very big mission, and we did somewhere about 600 or 700 people we did from Egyptian side. And Rajdut अभी तक मेरे को फोन पर है, and no problem, वो मेरे को कभी भी बोलेंगे, मैं तैयार हूँ कुछ भी मेरे भाई लोग के लिए करने के लिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने ये बातचीत कही और जो जानकारी आपने दी वो बहुत महत्वपूर्ण है। मिश्रा सर, एक चीज और है, वो भारत के हिसाब से या फिर दुनिया के हिसाब से कितनी प्रभावित होगी ग्लोबल सप्लाई चेन, ट्रेड पर कितना असर, अगर ये रीजनल वॉर शुरू होता है या फिर एस्केलेट हो जाता है लेटर ऑन वर्ल्ड वॉर के तौर पर, तो ये कितना डिस्रप्शन होगा वर्ल्ड में? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसके साथ में एक ऐड करना चाहता हूँ अबाउट दिस इंडियंस इन इसराइल। इसराइल से इंडियंस आना नहीं चाहते हैं, और काफी इंडियंस जो ज्यूस थे इंडिया में, इवन चुड़ाचांदपुर मणिपुर में हजारों के तादाद में वो लोग इसराइल गए हैं बसने के लिए। ये कभी आएंगे नहीं। और नेतान्याहू जी ने बोले हैं, हमने तकरीबन जो पैलेस्टाइन के लोग काम कर रहे थे इसराइल में, वो उनको हटा दिए हैं, और उनके जगह पर 50,000 से 1 लाख इंडियन वर्कर्स वो इसराइल को लेंगे, और इंडियंस आर रेडी टू गो देयर। ये अलग बात है। अभी आपने बताए थे अबाउट द ट्रेड, मैं हमारे जो मेहमान बता रहे थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बात में, क्लियरली मैं बताना चाहता हूँ, उसमें फारस खाड़ी में अमेरिका जो है ऑलरेडी फारस खाड़ी में अपना डिप्लॉयमेंट करके रखे हुए हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो मिसाइल्स तैनात करके रखे हैं, 5 छोटे छोटे द्वीप में जो खोमेनी ने डिप्लॉय करके मिसाइल रखे हैं, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए ऑलरेडी प्लान बना के रखे हुए हैं, सो दैट स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुला रहे। फिर भी वार जब होगा किसी भी हालत में, आप देखिए हुती जो है
रेड सी को डेफिनेटली बंद करेगा और ईरान ट्राई करेगा इसको बंद करने के लिए। इसलिए ईरान के मिसाइल जो स्टॉक है उसके ऊपर अटैक हो रहा है और आई एम वेरी श्योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अमेरिका उसको ओपन रखेगा। फिर भी एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न, स्टॉकिंग ऑफ एनर्जी इज कंसर्न, 1.5 years के लिए इंडिया इज सफिशिएंट विथ अस 1.5 years फॉर एनर्जी। हम 1 साल 1.5 साल बड़े आराम से चल सकते हैं, बट इन दैट केस हमको वहां चौबाहर को ओनली देखना नहीं पड़ेगा, चौबाहर से लाना प्रॉब्लम पड़ जाएगा। वी हैव टू सी सम अदर एंगल हाउ टू ब्रिंग इट फ्रॉम वेनेजुएला और हाउ टू ब्रिंग इट फ्रॉम रशिया। हमको इसका अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, मिनट में बाय सी, देन वी हैव टू गो फॉर बिग एयरक्राफ्ट, इसमें हमको लाना पड़ेगा। तो बट एनीवे वी हैव टू सी द कहां तक ये जा रहा है कि हमारा जो है पर्टिकुलरली ऑयल टैंकर्स जो है, अभी देखिए ऑयल टैंकर्स जितने हैं आप वहां के देख लीजिए, जो पहले तेहरान से जो निकल रहे थे, वेनेजुएला से जो निकल रहे थे, सबके सब अमेरिका ने उसको अपने कब्जे में लेके गया था। लेकिन वी हैव टू सी हाउ फार द वार विल गो, बट इस सब डिपेंड करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर ऑल कंट्रीज। तो इसलिए हमको अपन एनर्जी जो है उसको बचाव करके रखना पड़ेगा, हमको अभी से प्लान करना पड़ेगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो रहा है, हमारा अल्टरनेट क्या है? चौबाहर से भी नहीं आ सकता है अगर बॉम्बार्डमेंट चल रहा है, और चौबाहर पोर्ट भी शायद एक टारगेट हो सकता है अमेरिका का और इसराइल का। तो वी हैव टू सी द अल्टरनेट। ये नहीं कि अपना इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन लीडर्स दे हैव नॉट थॉट अबाउट इट। इट्स हाई टाइम वी हैव टू सी द अल्टरनेटिव, हाउ टू ब्रिंग एनर्जी सोर्सेज टू इंडिया। डेफिनेटली इसका प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये और भी जानकारियां, चूंकि अब धीरे धीरे दुनिया भी इसमें इन्वॉल्व होने लगी है। मैक्रो ने कहा है कि इजराइल ईरान जंग को तुरंत रोके, लेकिन फ्रांस अपने लोगों की सुरक्षा की भी तैयारी कर रहा है। अब बेनी साहब, एक सवाल आपसे, इजराइल में और क्या तैयारियां, लोगों के शेल्टर, स्कूल, दफ्तर, लोगों के इकट्ठा होने, इन तमाम चीजों पर रोक लगाई गई है। आगे और इंटरनली प्लानिंग क्या, बजाय इसके कि लड़ाई के अलग अलग जो मोर्चे खुल रहे हैं ईरान के साथ? पब्लिक को बिल्कुल इसके अंदर रोल नहीं है। जो आर्मी में जा रहा है वो आर्मी में जा रहा है, उनको लेके गए आर्मी में, ओनली टू इफ देयर इज एनी नीड। बट पब्लिक को मालूम है जो कुछ टेलीविजन में बताएंगे वो करना है, उससे आगे कुछ करना नहीं, उसके पीछे कुछ करना नहीं है। 4 दिन की अब 2-3 दिन की बोली छुट्टी करो, संडे मंडे वी आर नॉट गोइंग टू वर्क, टुडे सैटरडे वी आर नॉट वर्किंग। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं। और हमारे आज नहीं सॉरी मंडे और ट्यूसडे को हमारी पूरी में, जो हमारी जैसी होली देती है वैसे हमारी पूरी में रहता है, तो वो भी ईद है। तो उसके लिए हम लोग के बच्चे सब घर में रहने वाले थे। तो इट इज लाइक काइंड ऑफ वी कैन से वी आर ओके। What is happening on the TV, that's what we are supposed to obey. The government is there, the IDF is there, and we are supposed to obey what the IDF and the government will say. ठीक है, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकता हूं सर, मैं आता हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इजराइल ईरान जंग को लेकर, जिसका तापमान या फिर जो दायरा आप कह लीजिए वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं। और ये अपडेट्स इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा डिस्कलेट तो नहीं होने वाला है। ये युद्ध केवल हमारे खिलाफ नहीं है, ईरान की ओर से ये कहा जा रहा है, ये जंग सभी देशों के खिलाफ है। अब्बास अराक्ची का ये बयान, ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये युद्ध केवल हमारे खिलाफ नहीं, सभी देशों के खिलाफ है। तो क्या वो इस हमले को सभी देशों पर हमले के तौर पर जोड़कर देख रहे हैं? क्योंकि ईरान की ओर से भी ये कहा गया है कि अलग अलग देशों में जो यूएस बेस रहेंगे उनको हम टारगेट करेंगे, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, और जहां से हमला होगा वहीं से जवाब दिया जाएगा। तो इस बयान को लेकर यह माना जाए कि हाल फिलहाल में मिश्रा सर, ये जंग थमती तो नहीं दिख रही है, जिस तरीके से ये लेटेस्ट स्टेटमेंट जो ईरान के विदेश मंत्री की ओर से सामने आया है।